नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भागलपुर की। भागलपुर के नवगछिया में बड़ा नाव हादसा हुआ है। कोसी नदी में नाव डूबने से 3 से 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि नाव पर सवार 5 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने लापता लोगों की खोजबीन शुरू कर दी। मामला आपको बता दें, रंगरा थाना क्षेत्र के सहोरा गांव की है। बताया जा रहा है कि तेज हवा के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलट गई, जिसमें 5 लोग तैरकर बाहर आ गए हैं, जबकि 3 से 4 लोग अब भी लापता है। नाव पर सवार लोग दियारा से दूध लेकर वापस आ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा थाने के थानाध्यक्ष महतबा खान और रंगरा सीओ मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए हैं। देखने पूरा हवा बह रहा है, उसी में धिया चल रहा है। गैर तूफान, आंधी तूफान जो है उसी में नाव पलट गई। कितने लोग सवार थे नाव? सवार उसमें लगभग 10 आदमी थे। जातीय जनगणना की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बताया कि सीएम नीतीश भी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और उन्होंने बताया कि वो 2 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। इससे जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है। दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। कहा ना कि भाई कहने से नहीं होगा, अब करके दिखाना होगा। वही नीतीश जी को हम जाकर के बोले कि कहिए मत, चल करके कराया जाए, आप ही की सरकार है। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने जातीय जनगणना नहीं बल्कि गरीबों की गणना की मांग की है। वहीं जेडीयू सहित अन्य दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। सभी दलों का कहना है कि जातीय जनगणना से ही सबकी सही हिस्सेदारी का पता चल सकेगा। इसमें गरीबी का कोई परिभाषा कोई नहीं है, कोई तयशुदा परिभाषा नहीं है। गरीबी की परिभाषा कई रूप में है। नीति आयोग कुछ कहता है, कोई सरकार कुछ कहता है, कोई सरकार कुछ कहता है। तो हम ये मांग करते हैं कि कुछ गरीबी का तय हो, गरीबों का संख्या तय हो, इस पे कुछ व्हाइट पेपर निकले कि जातीय जनगणना जैसे फिजूल, मैं मानता हूं कि फिजूल खर्ची, सरकार का खर्चा भी फिजूल है और कोई उससे कुछ आने वाला निकलने वाला नहीं है। सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि किस जाति की क्या आबादी है। तो इस प्रकार की जो मांग उठ रही है, इस पर भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। भारत सरकार को जनगणना कराना चाहिए। जाति जनगणना होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहे हैं और सदन ने 2 बार इसको पास कर दिया था बहुमत से। ये तो केंद्र की सरकार जो है वो कह रही है कि इसको नहीं करना है, तो यह तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है। हम लोग तो चाहते हैं जाति जनगणना हो। जाति जनगणना पूरा बिहार में होना चाहिए। जब अन्य चीजों की गिनती होती है, गाय भैंस बकरी सांप, अन्य चीजों के, तो इंसान है, इसकी जाति गणना होनी चाहिए। ये तो पता चलना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी। बिहार विधानसभा में सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला जोर शोर से उठ रहा है। बीजेपी और जेडीयू पर घुसपैठियों पर कार्रवाई के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार की ढिलाई की वजह से इनकी संख्या बढ़ रही है। संख्या नियंत्रण और घुसपैठिया, रोहिंग्या मुसलमान हो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी, मैं तो कहता हूं कि बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं, रोहिंग्या भी आ गए हैं। हम तो अपने एक जनसंख्या के बोझ से दबे हुए हैं और फिर दूसरे जनसंख्या का बोझ उठाना ये कहां तक उचित है। इसलिए इसको वोट के चश्मे से न देकर, समग्र राष्ट्र और राज्य के विकास के दृष्टि से देखकर इस पर अविलंब रोक लगे। वैसे लोगों को बोरे की तरह उठा करके जहां से आए हैं वहां भेज देना चाहिए। पहले से ये मुद्दा उठा हुआ है और जब आसाम की सरकार बनी थी तब भी ये बात हुई थी। इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को सरकार को अपनाना चाहिए। ये घुसपैठिए कौन रास्ते आते हैं, उन रास्तों पे प्रहरी कौन होता है, क्या भ्रष्टाचार के कारण प्रहरी भ्रष्टाचार बन जाते हैं और लोगों को आने देते हैं, तो ये सारी समस्याओं का निदान तो सरकार को करना चाहिए। ऐसा घुसपैठी हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, उन पे कार्रवाई तो होना एकदम जरूरी है। मैं तो शुरू से इस पक्ष में हूं कि भाई हमारे देश की आबादी वैसे ही ज्यादा है और हम लोग नहीं चाहेंगे कि घुसपैठी है वो भी बांग्लादेश से हमारे तरफ आए। तो हम लोग तो इसका खुद के विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार भी नहीं चाहती है
कि बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे बिहार में आए और उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई किया जाएगा। और कटिहार मेयर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 12 नामजद आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कटिहार मेयर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 12 नामजद आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। सदर डीएसपी अमरकांत झा ने पुष्टि की और गिरफ्तार 4 लोगों में 2 महिला शामिल हैं। कल मेयर की गोली मारकर हत्या हुई थी। मेयर हत्याकांड की जांच के लिए आज पूर्णिया प्रमंडल के आईजी सुरेश चौधरी कटिहार पहुंचे। उन्होंने मेयर के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस जल्द से जल्द हत्या की गुत्थी को सुलझा लेगी। लोगों ने उन्हें शांति की भी अपील की है। आदमी के ऊपर नेम्ड एफआईआर हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और भी अभियुक्त शाम तक पकड़े जाएंगे और 4 अभियुक्त जो पकड़ाएंगे उनके बयान से और भी तथ्य उभर के सामने आ रहा है। उसे फर्दर कार्रवाई करेंगे हम लोग। और फिलहाल तो यही है कि आप लोग के माध्यम से हम कटिहार की जनता को अनुरोध करेंगे कि शांति बनाए रखें। लेकिन जो भी कार्रवाई होगी प्रॉपर कार्रवाई होगी और सभी अभियुक्तों को स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दी जाएगी। और कटिहार में मेयर की हत्या की गूंज पटना तक सुनाई दी। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे विपक्षी विधायकों ने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए। आपका तो लाइव ही हो गया। देखिए, जिस तरीके से कल कटिहार के मेयर शिवराज पासवान का हत्या हुआ है, किसी न किसी जिले में हर दिन जनप्रतिनिधि का हत्या हो रहा है। जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करे, इसकी हम मांग करते हैं सरकार से। तो अब इनके बारे में हम क्या बोलेंगे? जब मेयर सुरक्षित नहीं है, जो अपने घर जा रहे थे उनको गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आए दिन घटना, चोरी डकैती, महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना, कोरोना काल में महिलाओं को, विपदा के समय महिला सुरक्षित नहीं है, तो फिर और क्या कहा जा सकता है? ये सरकार हर मोर्चे पे फेलियर है। कटिहार मेयर हत्याकांड पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच हो रही है। इतना बड़ा स्टेट है, इतने बड़े स्टेट में कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम उठेगा। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा स्टेट है और फिर हत्या हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? हमारी पार्टी की टीम भी, हम लोगों ने भी कल हम लोग भेजेंगे वहाँ कटिहार में, और क्या रिपोर्ट आता है फिर उसके बाद हम सरकार से बात करेंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील मोदी ने कटिहार मेयर हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, इसलिए अपराधी का बचना मुश्किल है। बिहार देश के सभी राज्यों की तुलना में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन इतना बड़ा राज्य है, जो भी घटना घटी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये निश्चिंत रहिए, कोई अपराधी बचकर नहीं जाएगा। ये राजद का जमाना नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं होता था, अपराधी भाग जाते थे। कोई अपराधी बचेगा नहीं और कोई सजा से वंचित नहीं रहेगा। सबको सजा मिलेगी ऐसे लोगों को। इसलिए जो भी कटिहार के पूर्व मेयर की जो हत्या का मामला है, अब क्या मामला है, क्या बातचीत हुई है, सरकार लगी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई अपराधी बच कर नहीं जाएगा। और कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने भी मेयर की हत्या पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। निश्चित रूप से ये घटना हृदय विदारक है और बहुत ही अल्प उम्र के थे, समाज में अच्छा काम करते थे और वो कुछ दिन पहले मेयर भी बने थे। लेकिन कल की घटना निश्चित रूप से हम लोग को मर्माहत किया है, पूरा जिला और हम सब लोग शोकाकुल हैं इस घटना से कि लगभग रात के 9:30 बजे संतोषी चौक में अज्ञात लोगों ने आकर के उनको गोली चला दिया। और एक बात मेरे मन में आता है कि उनको प्रशासन के द्वारा एक गार्ड भी प्रोवाइड किया गया था। हो सकता है उस समय गार्ड कहीं निकल गया हो, अगर गार्ड रहता तो हो सकता था कि यह घटना नहीं घटती। और आज पूरा जिला रात भर हम लोग सोए नहीं है इस शोक से। और प्रशासन से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी पटना से और डिप्टी सीएम साहब, क्योंकि वहाँ सेशन चल रहा है, तो लोग भी इसको उच्च अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और हम लोग भी जो कटिहार के जो एसपी हैं और प्रशासनिक पदाधिकारी है उससे बात कर रहे हैं और दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। और सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और देश भर में 99.37% बच्चे पास हुए हैं। वहीं पटना जोन में भी 99.5% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। पटना जोन में बिहार झारखंड के 1100 स्कूलों के कुल 1 लाख बच्चों ने 12वीं की परीक्षा में एग्जाम दिया था और केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के 100% छात्र पास हुए हैं। रिजल्ट के बाद छात्रों और शिक्षकों की खुशी देखते ही बन रही। हालांकि कुछ छात्रों का ये भी मानना है कि परीक्षा होती तो उनका रिजल्ट और बेहतर होता। छात्रों और शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। देश भर में कुल 99.37% बच्चे पास हुए हैं। पटना जोन की बात करेंगे तो यहां पर भी 99% बच्चे सफल हुए हैं। तो पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड में उत्साह का माहौल है। जो बच्चे हैं देख सकते हैं एकजुट होकर यहां विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो शिक्षक भी बच्चों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कोरोना की दूसरी लहर के बीच बच्चों का मूल्यांकन किया गया था। भले ही इस बार बदलाव का दौर था और पहली बार ऐसा हुआ कि बच्चे इम्तिहान नहीं दे सके, लेकिन पीएम मोदी के फैसले के बाद सभी स्कूलों को मौका मिला था कि अपने अपने बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। उसके बाद जो मूल्यांकन सूची है उसको सीबीएसई बोर्ड को भेजा गया था। सीबीएसई बोर्ड ने आज रिजल्ट जारी कर दिया है और पटना जोन के कुल 1100 स्कूल के तकरीबन 1 लाख बच्चे आज कहें तो सफल हुए हैं। और ये सफलता की कहीं ना कहीं निशानी आपको हम दिखा रहे हैं कि बच्चे के चेहरे पर उत्साह है। तो जरा हम बच्चों से ही बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस था पहले से थोड़ा, लेकिन अभी काफ़ी बेटर फील हो रहा है हम लोग को। कितना परसेंटेज रहा आपका? सर 83%। 83? यस सर। मलाल भी है, इम्तिहान देते तो और बेहतर होता। थोड़ा मलाल है क्योंकि काफ़ी बेटर रिवीजन किए थे हम लोग और इससे बेटर कर सकते थे। कितना परसेंटेज रहा आपका? सर 86%। 86? एग्जाम नहीं दिए, तकलीफ भी है? सर एग्ज़ाम देते तो और अच्छा कर सकते थे। हम लोगों ने तैयारी की थी, रिवीजन अच्छा था हमारा, लेकिन जब जिस हिसाब से जो सिचुएशन था उसके हिसाब से जो भी हुआ वो हम लोग उससे संतुष्ट हैं। जोश जो है, तो ये चुनौतियों का दौर था। कोरोना की दूसरी लहर के बीच परीक्षार्थी तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा की तिथि जारी होगी, लेकिन बोर्ड ने तिथि जारी नहीं की। इस बीच वैकल्पिक इंतजाम किए गए और स्कूलों को मौका मिला मूल्यांकन करने का और स्कूल ने जो रिजल्ट दिया है उसके आधार पर रिजल्ट जारी हुआ है। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? इस बार बदलाव दिखा। इस बार जिस प्रकार की पैंडेमिक सिचुएशन थी और उसके हिसाब से जो रिजल्ट स्कूल के स्तर पर तैयार किया गया है और रेफरेंस ईयर दिया हुआ था ताकि अनबैलेंस नहीं हो, ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो रिजल्ट में। तो रिजल्ट तैयार करने के बाद हमने मैच किया है, 3 साल से मिला के देखते हैं तो जैसा एक्चुअल रिजल्ट रहता था वैसा ही एक्चुअल रिजल्ट बना हुआ है। हमारे स्कूल के 100% बच्चे पास किए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुए? नहीं, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं है। तो पटना जोन में भी बेहतर रिजल्ट रहा, 99% से ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं। न्यूज 18 एक बार सभी सफल छात्रों को फिर से बधाई और शुभकामनाएं देता है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। इधर किशनगंज के महीन गांव पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र से लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण कराया गया था, लेकिन रख रखाव के अभाव में भवन जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि नर्स के भरोसे अस्पताल चल रहा है, कभी कभार ही ये केंद्र आम लोगों के लिए खुलता है, वरना ताला ही लटका रहता है। देखिए संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। इसमें देख के लगता है कि कोई कभी नहीं आता है। अभी हम मौजूद हैं महीनगांव पंचायत के अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे डॉक्टर तो नदारत हैं, कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं जिनका कहना है कि अक्सर यहाँ पे लोग नहीं आते हैं। क्या यहाँ डॉक्टर आते हैं क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं है, ये एक नर्स है। ये 9 बजे आते हैं। मैंने यहाँ कोई डॉक्टर पदस्थापित नहीं है? कोई व्यवस्थित नहीं है। जो यहाँ का प्रभारी जो है यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है कि यहाँ का हॉस्पिटल कहीं जाए, यहाँ का पब्लिक कहीं भी जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रहा है। कहाँ इलाज कराते हैं, कैसे इलाज कराते हैं? हम लोग कभी बाजार जाते हैं, कभी चकला चले जाते हैं, यहाँ हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। ये वैक्सीन खाली यहाँ मिलता है। अच्छा, और भी कुछ आदमी है, बात करते हैं। क्या यहाँ उचित इलाज मिल पा रहा है लोगों को? नहीं, यहाँ जो महीनगांव दौला दोनों पंचायत का मिडिल में है जी, और रात बिरात में लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। यहाँ डॉक्टर प्रभारी कैसा है, अब शुरू से हल्ला होता है। विधायक जी को भी बताया हम लोग मास्टर मुजाहिद के टाइम में, उन्होंने बताया कि हम एक डॉक्टर यहाँ रेगुलर रात के लिए रख देंगे, लेकिन वो भी प्रयास किया था, कुछ दिन आए थे लगता है,
उसके बाद इधर से आप देखते हैं कि कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहता है और यहाँ का क्या लाभ किसी को नहीं अभी मिल क्या रहा है। काम होता है? कल लोग कुछ बताए, कुछ लोग आए थे। अभी तो वैक्सीन हर जगह पे हो रहा है, यहाँ भी अभी रजिस्टर्ड यहाँ स्वास्थ्य केंद्र मतलब है, इसलिए सिर्फ आ रही है। वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। वैक्सीन होता है, वैक्सीन करता है वैसे, लेकिन काम स्वास्थ्य नहीं का इलाज वगैरह नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहाँ मतलब बाहर जाना पड़ता है? बाहर किशनगंज सदर जा रहे हैं और कोई प्राइवेट में भी इलाज करा लेते हैं, कोई चकला लेके जाते हैं। अब जिसका जिस जरूरत पड़ता है कहीं भी इलाज मजबूरी में कहीं जाना पड़ता है। ये थे हमारे साथ ग्रामीण जिनका कहना है कि बन तो गया है, करोड़ों की लागत से अस्पताल बन गया है, यहाँ पे मतलब लोग आ रहे हैं, इलाज के लिए भी पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को उचित इलाज नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर की तैनाती नहीं है, जो प्रभारी हैं एक नर्स के भरोसे चल रहा है और वो भी समय पर नहीं आती है। कभी कभार मतलब जो वैक्सीनेशन का है वो वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन वो लोग को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और खगड़िया में कोसी के कटाव ने लोगों को बेघर कर दिया है। अलौली प्रखंड के चेराखेरा पंचायत के बोरहरबा गांव में अब तक 17 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। वहीं कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। पीड़ितों को आर्थिक मदद भी की जा रही है, लेकिन लोग डरे सहमे हैं। कटाव सबसे ज्यादा अब तक देखा गया, लगभग 17 घर कच्चा और पक्का मिलाकर वहां पर कटाव के कारण प्रभावित हुआ है। तो वहां पर हम लोग जो मुआवजा राशि जो एसडीआरएफ के द्वारा निर्धारित है उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, वो भी हम लोग को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी अग्रहण वगैरह में भी कटाव है, हमारे यहाँ सहोरबा में भी कटाव हो रहा है, साथ ही साथ शहरों में कटाव हो रहा है, गांधीनगर इत्यादि के पास भी कटाव हो रहा है। तो वहां पर भी हम लोग 2 जगह पर कार्य प्रारंभ कर चुके हैं और अपेक्षा है कि कुछ दिनों में दूसरी जगह पे भी जहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है वहां पर कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ होगा। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी का बांध टूट जाने के कारण भारी तबाही मची है। बाया नदी का बांध टूटने के कारण दर्जन भर गांवों में पानी भर गया है और तकरीबन 10,000 की आबादी भी प्रभावित हुई है। गांव में पानी घुस जाने के कारण सैकड़ों लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर गए हैं और तंबू बनाकर रहने को लोग मजबूर हैं। लोगों के पास खाने पीने और रहने की कोई इंतजाम नहीं है। कई लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। बाया नदी का बांध टूटने के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है और वहीं मवेशियों के चारा के लिए भी ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी गुस्सा देखा जा रहा है। हर साल ऐसे होता है। तब लेवे के रहे भोट तब अ जाए तो अथी करे ना दहा जाए लोग तो देखे एक दाना। हर एक साल बांध बनाता है, टूट जाता है। बीडीओ सीओ के कोई मतलब सोचना नहीं होता है। आते हैं तो घूर के चल जाते हैं, प्रशासन भी आते हैं तो घूर के चल जाते हैं। टोले मोहल्ला पूरे सब लेकर के होता है, बोरिया वोरिया सब चल जाता है, सब डूब जाता है। हाँ, भवावी तक पानी पहुँचाता है। अगर अभी कोई सूचना नहीं। पानी घुस के आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग का जो सके उतना हम लोग बना बांध दिए, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। वीडियो सीओ आया है? नहीं आया। बांध अपने बांधे हैं जी, कई बार बांधे हैं? बांध 2 बार बना दिया मगर फिर भी नहीं। मुखिया समिति मुखिया समिति कोई नहीं आया। घर में पानी घुस गया, घर में पानी घुस गया, आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और शनिवार को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और कई राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा चर्चा में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशू पर वहां विमर्श होगा, ऐसा पहले से कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा के तौर पे जो आधिकारिक रूप से कहा गया है, आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। पार्टी की सदस्यता के माध्यम से संगठन को विस्तार देना है। इन विषयों पर निर्धारित एजेंडा के माध्यम से वहाँ चर्चा होगी। और भी कोई विषय आ सकता है, लेकिन कौन सा विषय और आएगा यह निर्धारित नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।